नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और यही आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आपको सबको पता है, आप सब ने मुझसे एक चीज़ कही थी कि करंट अफेयर्स के सेशंस लाइए। हमने एक सीरीज चालू की है जहां हम आपको एक हफ्ते का करंट अफेयर्स एक वीडियो में करवा देते हैं। एक हफ्ते के करंट अफेयर्स में हम आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करवाते हैं। नेशनल इंटरनेशनल जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं करंट में, उनसे रिलेटेड चीज़ें, उनसे रिलेटेड एमसीक्यू, ताकि जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स है उसमें जो भी करंट अफेयर्स आना है उसके लिए आपकी प्रिपरेशन होती चली जाए। एक महीने में कितने हफ्ते होते हैं? 4 हफ्ते। वीकली करंट अफेयर्स है, मतलब एक हफ्ते का करंट अफेयर्स आपका एक वीडियो में कंप्लीट होता है। तो आपका एक महीने का पूरा करंट अफेयर्स 4 वीडियो में आपको कंप्लीट हो जाएगा। उसकी प्लेलिस्ट बना दी जाएगी। एक हफ्ते का करंट अफेयर्स डाला जा चुका है 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक का। आज जो करंट अफेयर्स है वो है 7 सितंबर से लेकर 13 सितंबर तक का। करंट अफेयर्स किसी भी एग्जाम के लिए बहुत मेजर पॉइंट होता है। हमें पता नहीं होता है कि हम करंट अफेयर्स में क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल हैं जहां करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ भी पढ़ाया जा रहा है। इंपॉर्टेंट नेशनल इंटरनेशनल चीज़ें वो होती हैं करंट अफेयर्स की जिससे हमारा देश किसी तरह प्रभावित हो रहा है किसी इंटरनेशनल एक्टिविटी के कारण। नेशनल वो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, जैसे कोई नई नियुक्तियां होती हैं, नए स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में बनते हैं। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें कचरा नहीं पढ़नी है। जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं करंट अफेयर्स की, हम वो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपके लिए लेके आए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एक वीडियो अपलोड किया जा चुका है 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक की करंट अफेयर्स का। आज करंट अफेयर्स 7 सितंबर से लेकर 13 सितंबर तक का होने वाला है। पहला सवाल है, जुलाई 2025 में भारत के कोयला आयात में कमी का मुख्य कारण क्या था? कोयले का आयात कम किया गया, इसका कारण क्या है? जुलाई 2025 में जो भारत में कोयले का जो आयात है वो कम हुआ, क्यों? जो कोयले का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है ना, तो कोयले का जो आयात है वो कम क्यों किया गया? कोयले को बाहर से कम क्यों मंगवाया गया? क्या कारण हो सकता है कि कोयले का कंजम्पशन इंडिया में नहीं हुआ, या कोयले का प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया इंडिया में ही तो हमने बाहर से नहीं मंगवाया? क्या कारण हो सकता है? ऑप्शन है, अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि हुई है, बंदरगाहों पर हड़ताल थी, मानसून के दौरान मांग कमजोर हो गई, घरेलू भंडारण में वृद्धि हो गई, मतलब देश में ही ज़्यादा कोयला उत्पादन हुआ, सरकार द्वारा कोयला आयात पर प्रतिबंध लगाया गया। अब आप देखिएगा कि आप इसका आंसर खुद लगा पाएंगे। कैसे? क्योंकि हम इसको एक बार देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जो कोयला आयात है जुलाई 2025 में, वो 16.4 से घटकर 21.08 मिलियन टन हो गया, तो मतलब घटा है। सवाल अगर आ जाए कि जुलाई 2025 में कोयला आयात बढ़ा है या घटा है, तो आपको पता होना चाहिए कि जुलाई 2025 में कोयला आयात घट गया है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है कि आयात में गिरावट का मुख्य कारण क्या है कि मानसून के दौरान बिजली और उद्योगों में कोयले की मांग में कमी रही। कोयले का जो सबसे ज़्यादा उपयोग होता है वो कहाँ होता है? बिजली उद्योग में होता है, और उद्योगों में सबसे ज़्यादा कोयले का उपयोग होता है। तो जब उद्योग ही, यानी कि इंडस्ट्रीज ही कोयले को नहीं मंगवाएंगी तो उसका कंजम्पशन कैसे होगा? तो इस वजह से क्या हुआ? कोयले की मांग में कमी आ गई, क्योंकि जो इंडस्ट्रीज है वो कोयले की मांग ही नहीं कर रही हैं। जब कोयले की मांग ही नहीं हो रही है तो कोयले को बाहर से मंगाया क्यों जाएगा? सीधी सी बात है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? अब आप खुद जान सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा, मानसून के दौरान कमजोर मांग, उसकी मांग में ही कमी आ गई क्योंकि इंडस्ट्रीज मंगा ही नहीं रही है कोयले को, और घरेलू भंडारण में वृद्धि और कोयला उत्पादन। अब जब मांग ही नहीं है तो जो कोयले का स्टोरेज है वो इंडिया में पहले से है, कंजम्पशन तो हो नहीं रहा है कोयले का, तो स्टोरेज कोयले की वैसे ही है, तो क्यों मंगवाया जाएगा बाहर से? आपके पास किसी चीज़ की स्टोरेज पहले से हो और आपके पास मांग ना हो उस चीज़ की, डिमांड ना हो उस चीज़ की, तो क्या आप उसको और मंगवाएंगे? नहीं मंगवाएंगे। आपके घर में प्याज खुद उत्पादन हो रही है, तो जब प्याज आपके घर में खुद है तो आप बाहर से क्यों खरीदने जाएंगे? भाई आपके घर में तो खुद प्रोड्यूस हो रही है प्याज। बस वही हालात हैं कि मांग में कमी थी और घरेलू भंडारण में वृद्धि के कारण जो कोयले की मांग है उसमें कमी देखी गई है। तो प्रश्न आ जाए कि कोयले की मांग में कमी देखी गई है कि वृद्धि देखी गई है, तो याद रखिएगा कोयले की मांग में कमी देखी गई है। ऑपरेशन राहत चलाया गया, ठीक है। जो ऑपरेशन राहत चलाया गया वो किस भारतीय सैन्य कमान द्वारा बाढ़ प्रभावित उत्तर भारत में चलाया गया था? तो सबसे पहला सवाल जो बन जाता है वो ये बनता है कि ऑपरेशन राहत चलाया किस लिए गया? तो ऑपरेशन राहत बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए चलाया गया। सवाल आता है कि ये निम्नलिखित ऑपरेशन है वो क्यों चलाए गए? तो याद रखिएगा कि जो ऑपरेशन राहत है वो क्यों चलाया गया था? बाढ़ पीड़ितों के लिए। सवाल आ जाएगा ऑपरेशन राहत चलाया गया, ऑप्शंस दे देगा अलग अलग, तो आपको पता होना चाहिए कि बाढ़ जो पीड़ित थे उनके लिए चलाया गया था
ऑपरेशन राहत कहाँ चलाया गया? उत्तर भारत में चलाया गया, नॉर्थ इंडिया में चलाया गया। अब पूछा है सेना की किस कमान द्वारा चलाया गया? उत्तरी कमान, पूर्वी कमान, पश्चिमी कमान, दक्षिणी कमान। तो ऑपरेशन राहत जो बाढ़ पीड़ितों के लिए चला था वो किस कमान द्वारा चलाया गया? अभी आप बता देंगे इसका आंसर। कैसे? देखिए, जो ऑपरेशन राहत था बेसिकली वो भारतीय सेना की पश्चिमी कमान द्वारा, भारतीय सेना की पश्चिमी कमान द्वारा पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में चलाया गया। आप सबको पता है पंजाब में कितनी बड़ी बाढ़ आई थी, अभी कितने सारे खेत पानी में डूबे हुए थे, कितने लोगों के घर बह गए, अभी तक उसका प्रभाव पंजाब में देखा जा रहा है। और पंजाब के लोगों ने जो हिम्मत दिखाई है उसके लिए उन्हें सैल्यूट है इस चीज़ के लिए। हिमाचल प्रदेश में भी बाढ़ आई, जम्मू कश्मीर में भी ये चलाया गया। इस अभियान में 6000 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला गया, जिसमें 300 अर्धसैनिक बल के जवान भी शामिल थे। बचाव कार्यों में चीता, चिनूक हेलीकॉप्टर्स की उड़ानें, मतलब इन हेलीकॉप्टर्स को यूज़ किया गया। तो बेसिकली किस कमान द्वारा चलाया गया था? पश्चिमी कमान द्वारा। तो ऑपरेशन राहत रिलेट किससे करता है? ऑपरेशन राहत का संबंध जो है वो किससे है? बाढ़ पीड़ितों से है, बाढ़ प्रभावित राज्यों से है। और ये किस कमान द्वारा चलाया गया? तो अभी आपने जाना कि पश्चिमी कमान द्वारा चलाया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी कमान। क्लियर? चलिए, भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर किस देश में स्थापित किया गया है? भारत का पहला है विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर किस देश में स्थापित किया गया है? बताइए। भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर किस देश में स्थापित किया गया? अमेरिका, जापान, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई या सिंगापुर? भारत का पहला है विदेशी अटल इनोवेशन मिशन है, वो किस देश में स्थापित किया गया है? तो अभी आप इसका राइट आंसर बता पाएंगे। देखिए, भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन मिशन यूएई कहाँ स्थापित किया गया है? संयुक्त अरब अमीरात, यूएई के आईआईटी दिल्ली अबू धाबी परिसर में खोला गया है। इसका उद्घाटन किसने किया? केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने किया है 10 से 11 सितंबर के बीच। और अपनी यूएई यात्रा के दौरान शिक्षा मंत्री जी ने अबू धाबी शिक्षा विभाग के साथ भारतीय स्कूलों के विस्तार विनियमन के लिए शिक्षक विनियमन और योग्यता की परस्पर मान्यता जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की है। तो भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन मिशन किस देश के सहयोग से खोला गया है? संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई। और किस परिसर में खोला गया? आईआईटी दिल्ली अबू धाबी परिसर में। किसने उद्घाटन किया है? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने इसका उद्घाटन किया। तो इतनी चीज़ें आप याद रखिएगा कि पहला किसके देश के सहयोग से? यूएई के सहयोग से। और किसने उद्घाटन किया है? शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने। क्लियर? देखिए, जब मैं बार बार कोई चीज़ रिपीट करती हूँ ना आपके लिए कि यूएई द्वारा, यूएई द्वारा, यूएई द्वारा, जब आप एक एग्जाम में मान लीजिए ये क्वेश्चन आ गया कि देश का पहला विदेशी अटल इनोवेशन मिशन किस देश के सहयोग से खुला है, तो जो मैं ये बार बार रिपीट कर रही हूँ कि यूएई यूएई, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा है। जब आप एग्जाम हॉल में क्वेश्चंस देखते हैं तो यही चीज़ आपको क्लिक करती है वहाँ पे कि ये कहीं सुना है, किसी ने बोला था, किसी की वॉइस थी, कहीं देखा था, कहीं पढ़ा था। इस वजह से चीज़ें रिपीट की जाती हैं। भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन मिशन किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? तो बता दीजिए, आप सबको पता है। अब आप सब इसका राइट आंसर लगा पाएंगे। संयुक्त अरब अमीरात, यूएई के सहयोग से। किसने किया था उद्घाटन? केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने। पूछ सकता है कि किसने उद्घाटन किया, तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने किया था। क्लियर? चलिए, भारत का पहला सितंबर 2025 में भारत और मॉरिशस के बीच हस्तांतरित जो एमओयू समझौता, हस्तांतरित समझौता मतलब एमओयू साइन हुआ, उसकी संख्या कितनी थी? कितने एमओयू साइन हुए हैं भारत और मॉरिशस के बीच? बताइए। भारत और मॉरिशस के बीच सितंबर 2025 में कितने एमओयू साइन हुए हैं? सितंबर 2025 में भारत और मॉरिशस के बीच कितने एमओयू साइन हुए? आपके सामने ऑप्शन है 5, 6, 7, 8। कितने एमओयू साइन हुए हैं, कितने समझौते साइन हुए हैं? तो आप ही इसका आंसर बताएंगे। देखिए, सितंबर 2025 को मॉरिशस के प्रधानमंत्री कहाँ आए थे? भारत आए हुए थे। तो एक सवाल ये भी बनता है कि अगर किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष की भारत यात्रा होती है तो उनका नाम महत्वपूर्ण हो जाता है। मान लीजिए मॉरिशस के प्रधानमंत्री आए, अमेरिका के विदेश मंत्री आए, भूटान से कोई किसी जो राजनेता हैं उन्होंने यात्रा की भारत की,
तो उस साल वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि पूछा जाता है कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री आए, उनका नाम क्या था, या किस देश के प्रधानमंत्री ने यहाँ की यात्रा की थी, कुछ भी पूछ सकता है। तो इस वजह से ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो 11 सितंबर 2025 को कौन आए थे? मॉरिशस के प्रधानमंत्री। नाम क्या था? नवीन चंद्र राम गुलाम। तो मॉरिशस के प्रधानमंत्री जी का नाम याद रखिएगा, नवीन चंद्र राम गुलाम की भारत यात्रा के दौरान एमओयू पर साइन हुए। टोटल कितने एमओयू पर साइन हुए? तो टोटल 7 एमओयू पर साइन हुए, 7 एमओयूज पर साइन हुए हैं। तो देखिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कौन आए भारत? मॉरिशस के प्रधानमंत्री आए, नाम क्या था उनका? नवीन चंद्र राम गुलाम। कितने एमओयूज पर साइन हुए? 7 एमओयूज पर साइन हुए, 7 एमओयूज पर साइन हुए। और भारत तमारिन फॉल्स मॉरिशस में स्थित है, फ्लोटिंग सोलर पीवी प्रोजेक्ट को समर्थन भी देगा। यह भारत की सागर का फुल फॉर्म क्या है? सागर का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन दिस रीजन। नीति को मजबूती देती है। तो सागर क्या है? सागर का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। इस नीति को मजबूती देती है मॉरिशस के प्रधानमंत्री जी की यात्रा। तो मॉरिशस के प्रधानमंत्री जी का नाम नवीन चंद्र राम गुलाम, और टोटल कितने एमओयूज पर साइन हुए? तो अब आप इसका आंसर बिल्कुल बता पाएंगे कि कितने एमओयूज पर टोटल साइन हुए हैं। तो टोटल कितने एमओयूज पर साइन हुए हैं? 7। और मॉरिशस के साथ किस नीति का बढ़ावा देता है? ये सागर नीति। क्लियर? और कौन है प्रधानमंत्री? नवीन चंद्र राम गुलाम जी। जुलाई 2026 से जून 2027 के बीच एनएसओ द्वारा जारी किए गए 2 प्रमुख राष्ट्रीय सर्वेक्षण कौन से हैं? आप सबको पता है कि सीएसओ और एनएसओ का जो काम होता है भारत में सर्वेक्षण करने का होता है। तो बेसिकली ये कहा गया है कि जुलाई 2026 से जून 2027 के बीच एनएसओ द्वारा 2 प्रमुख राष्ट्रीय सर्वेक्षण जारी किए गए हैं, वो कौन से हैं? एनएसओ ने क्या जारी किया है? राष्ट्रीय सर्वेक्षण, नेशनल सर्वे जारी किए हैं, वो कौन से हैं? ऑप्शन है आपके सामने, एनएसएस और एनएफएसएच, एआईडीआईएस, एसएएस, जीडीपी और सीपीआई, एनएएस और नीति सर्वेक्षण। अब देख लेते हैं। एनएसओ ने जुलाई 2026 से जून 2027 तक एआईडीआईएस और एसएएस 2 प्रमुख राष्ट्रीय सर्वेक्षण आयोजित किए। तो कौन कौन से किए हैं? पहला कौन सा हो जाता है? पहला है एआईडीएस और दूसरा है एसएएस। 2 प्रमुख राष्ट्रीय सर्वेक्षण हैं। एआईडीएस का फोकस किन चीज़ों पे है? घरेलू ऋण, निवेश, इन्वेस्टमेंट, संपत्ति का स्वामित्व, और इसका पिछला संस्करण 2019 में हुआ था। एसएएस किससे रिलेट करता है? एग्रीकल्चर, कृषि परिवारों की आय व ऋण उत्पादन को सरकारी योजनाओं तक पहुंच की बात करता है। तो जो एआईडीएस है उसका फोकस किस पे है? घरेलू ऋण पे है, इन्वेस्टमेंट पे है, संपत्ति पे है। और एसएएस किससे रिलेट करता है? एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेट करता है, कृषि परिवारों की आय बढ़ाने से संबंधित। और मूल सर्वेक्षण से मिले आंकड़े आरबीआई है, नीति आयोग है, अलग अलग तरह की जो मंत्रालय हैं उनकी नीति बनाने में सहयोग करता है। तो जो एनएसओ का जो काम होता है बेसिकली वो सर्वेक्षण करना होता है देश का अलग अलग चीज़ों पे, और वो सर्वेक्षण इन मंत्रालयों को मदद करते हैं, आरबीआई को मदद करते हैं अपनी पॉलिसी मेकिंग में, पॉलिसी बनाने में। तो अब आप बिल्कुल आंसर सही कर पाएंगे इसका कि 2026 से 27 के बीच एनएसओ ने कौन से 2 प्रमुख सर्वेक्षण जारी किए हैं। तो आप बिल्कुल अब बता सकते हैं कि पहला है एआईडीएस और दूसरा है एसएएस। एआईडीएस बताता है घरेलू ऋण, इन्वेस्टमेंट स्वामित्व के बारे में, और एसएएस किससे संबंधित है? कृषि परिवारों की आय को बढ़ाने से रिलेटेड। क्लियर? तो कभी राइट आंसर पूछे तो एआईडीएस और एसएएस। चलिए, आईआईएम अहमदाबाद ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कैंपस किस शहर में शुरू किया? जो आईआईएम है अहमदाबाद, उसने क्या किया है? अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कैंपस बनाया है। वो किस शहर में बनाया है बताइए? आईआईएम अहमदाबाद ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कैंपस बनाया है, वो किस शहर में बनाया है बताइए? अंतर्राष्ट्रीय कैंपस बना लिया इसने, आईआईएम अहमदाबाद। इसने क्या किया है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना एक कैंपस स्थापित किया है। किस देश में किया है? यही पूछा है। तो अभी आप बताएंगे इसका राइट आंसर, खुद बताएंगे आप। आईआईएम अहमदाबाद ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कैंपस 11 सितंबर 2025 को कहाँ लॉन्च किया है? दुबई में लॉन्च किया है। तो ये दुबई में लॉन्च किया है इन्होंने अपना पहला, ये देखिए फोटो, आईआईएम अहमदाबाद। इन्होंने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कैंपस कहाँ स्थापित किया है? दुबई में किया है। पहला शैक्षणिक कार्यक्रम
1 वर्ष का होगा, इनका जो कार्यक्रम है वो 1 वर्ष का होगा और उसमें ये MBA करवा रहे हैं। जो कामकाजी पेशेवर उद्यमी हैं उनके लिए डिज़ाइन किया गया है, जो लोग पहले से काम कर रहे हैं उनके लिए। यह पहल भारत की शैक्षणिक सॉफ्ट पावर और UAE से रणनीतिक साझेदारी के लिए इम्पॉर्टेंट होगी। तो बेसिकली जो IIM अहमदाबाद है उसने अपना एक कैंपस बनाया है। कहाँ बनाया है? UAE में बनाया है, दुबई में बनाया है। और वो क्या करवा रहा है? 1 वर्ष का पूर्णकालिक MBA प्रोग्राम करवा रहा है। और 1 वर्ष का क्यों करवा रहा है? क्योंकि जो कामकाजी लोग हैं, पेशेवर हैं, जो इंडस्ट्री चलाते हैं लोग, उनके पास इतना समय नहीं होता है। तो उनको अगर MBA का कोर्स करना है तो वो बेसिकली 1 साल में कर सकते हैं। वही डिज़ाइन किया गया है। ये तस्वीर आप यहाँ देख सकते हैं। तो अब आप इसका राइट आंसर बताइए कि IIM अहमदाबाद ने पहला अंतर्राष्ट्रीय कैंपस किस शहर में शुरू किया है? तो किस शहर में शुरू किया है? अभी आपने बताया दुबई में। क्लियर? दुबई में चालू किया है। जो कौन सा कोर्स करवा रहा है? जो बेसिकली 1 साल का पूरा MBA कोर्स करवा रहा है, MBA। क्लियर? चलिए पूछ ले कि कौन सा कोर्स करवा रहा है IIM अहमदाबाद दुबई में, तो क्या लगा के आएंगे आप? कौन सा कोर्स करवा रहा है? MBA का कोर्स करवा रहा है। भारत की राष्ट्रीय साक्षरता दर 2023-24 में कितनी हो गई है? भारत की साक्षरता दर 2023-24 में कितनी हो गई है? बताइए, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत की नेशनल जो लिटरेसी रेट है 2023-24 में कितनी हो गई है? साक्षरता दर कितनी हो गई है? बताइए। 74%, 78.5, 80.9, 85.2%। अभी आप बताएंगे इसका आंसर, खुद बताएंगे आप। भारत की राष्ट्रीय साक्षरता दर 2011 के से 74% से बढ़कर कितनी हो गई है? 80.9%। वाह, काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। भारत की जो राष्ट्रीय साक्षरता दर है वो कितनी हो गई है? 2011 में थी 74%, अब 2023 में ये हो गई है 80.9%। देख रहे हैं कितना अंतर? 2011 में कितनी थी वो? 74% थी। 2011 में जनगणना हुई थी ना, फिर से होने वाली है जनगणना। तो 2011 में 74% थी और अब 2023 में हो गई है 80.9%। काफ़ी बढ़ गई। और लद्दाख, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश पूर्ण साक्षरता प्राप्त क्षेत्र हैं। तो कौन कौन से राज्य? लद्दाख पूर्ण साक्षर हो गया है, मिजोरम पूर्ण साक्षर हो गया है, गोवा पूर्ण साक्षर है, त्रिपुरा पूर्ण साक्षर है और हिमाचल प्रदेश पूर्ण साक्षरता प्राप्त क्षेत्र बन चुके हैं। क्लियर? तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। तो कितनी हो गई है साक्षरता? 74% से बढ़कर 80.9% हो चुकी है। तो जो अभी नया सर्वे आया है, भारत की राष्ट्रीय साक्षरता दर 2023-24 में कितनी हो गई है? तो अभी आपने जाना कि 2023-24 में कितनी हो गई है साक्षरता दर? 80.9%। और 74% कब थी ये? 2011 की जनगणना में। और 2023-24 में ये कितनी हो गई है? 2023-24 में ये हो गई है 80.9%। क्लियर? तो राइट आंसर हो जाएगा 80.9%। और काफ़ी अच्छे डाटा हैं। दूसरी चीज़, पूर्ण साक्षरता वाले राज्य पूछ लेगा कि कौन पूर्ण साक्षरता वाले राज्य घोषित हुए हैं। तो नाम याद रखिएगा, लद्दाख है, मिजोरम है, गोवा है, त्रिपुरा है, हिमाचल प्रदेश। इन्हें पूर्ण साक्षरता राज्य का दर्जा मिल चुका है। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में किन्हें चुना गया है? बताइए। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति जी के रूप में किसे चुना गया है? जल्दी बता दीजिए, आप सब अब तक जान चुके होंगे। भारत के 15वें क्रम के उपराष्ट्रपति बनाए गए हैं कौन? वी सुदर्शन रेड्डी जी, CP राधाकृष्णन जी, अटल बिहारी वाजपेयी, राजनाथ सिंह जी। तो आप सब जानते हैं भारत के 15वें क्रम के उपराष्ट्रपति बनाया गया है CP राधाकृष्णन जी को। CP राधाकृष्णन जी किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? तो याद रखिएगा, तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। तमिलनाडु में जन्म हुआ था इनका। और इनके विपक्ष में कौन था जब CP राधाकृष्णन जी को उपराष्ट्रपति का पद दिया जा रहा था? तो विपक्ष में कौन थे? विपक्ष में थे VD सुब्रमण्यम रेड्डी जी। तो विपक्ष में कौन थे? वी सुदर्शन रेड्डी जी। वी सुदर्शन रेड्डी जी विपक्ष में थे, पूछ सकता है। एक और चीज़ मुझे बताइए कि भारत के उपराष्ट्रपति का जो पद है, मान लीजिए हमेशा क्या होता है, करंट से रिलेटेड चीज़ें तो पूछी जाती हैं, करंट को स्टैटिक से जोड़ के पूछा जाता है। कैसे? उपराष्ट्रपति जी बनाए गए, पूछ लेगा किस क्रम के उपराष्ट्रपति बनाए गए हैं, तो 15वें क्रम के बनाए गए हैं। ठीक है, एक तो ये हो जाता है कि किस क्रम के बनाए गए हैं? 15वें क्रम के। दूसरा, भारत में जो उपराष्ट्रपति का पद है वो कौन से आर्टिकल में? करंट को स्टैटिक से जोड़ के भी पूछ सकता है। उपराष्ट्रपति जी बनाए गए हैं तो बोलेगा उपराष्ट्रपति किस आर्टिकल में है, उपराष्ट्रपति का पद किस आर्टिकल में है? उपराष्ट्रपति का पद है आर्टिकल 63।
किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति के पद का वर्णन है। आप सब जानते हैं कि भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं वही राज्यसभा के बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। ये किस आर्टिकल में? बताइए किस आर्टिकल में है कि जो उपराष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा के बैठकों की अध्यक्षता करेंगे या वो राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे? तो किस आर्टिकल में है कि राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे उपराष्ट्रपति? तो ये कौन से आर्टिकल में है? ये है आर्टिकल 64 में। ये भी पूछा जाता है कि किस आर्टिकल में ये बताया गया है कि राज्यसभा के पदेन सभापति या राज्यसभा के बैठकों की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करेंगे। तो कौन सा आर्टिकल में बताया गया है? आर्टिकल 64 में। कभी कभी स्टैटिक से रिलेट करके, करंट से रिलेट करके भी स्टैटिक पूछा जाता है आपका। उपराष्ट्रपति की शपथ किस में है? बताइए, उपराष्ट्रपति जी की शपथ का प्रावधान किस आर्टिकल में है? उपराष्ट्रपति जी की शपथ का प्रावधान है आर्टिकल 69 में। अब आपको मुझे ये बताना है कमेंट करके कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन बनाए गए थे। तो हमेशा जब करंट की कुछ चीज़ें आती हैं तो उनसे रिलेट करके चीज़ें पूछी जाती हैं स्टैटिक में। तो याद रखिएगा, भारत में उपराष्ट्रपति का पद है आर्टिकल 63 में कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, पद है आर्टिकल 63 में। 64 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के बैठकों की अध्यक्षता करेंगे या राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। ये आर्टिकल 64 में बताया गया है। सीपी राधाकृष्णन जी 15वें क्रम के उपराष्ट्रपति बने हैं, तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। हराया है या विपक्ष में उनके खिलाफ कौन था? विपक्ष में वी सुदर्शन रेड्डी जी। क्लियर? चलिए, उपराष्ट्रपति जी की शपथ का प्रावधान आर्टिकल 69 में। तो इतनी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। भारत ने उपराष्ट्रपति का जो पद है वो किस देश से अडॉप्ट किया है? उपराष्ट्रपति का जो पद है वो हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस देश से लिया गया है? बताइए कमेंट करके, किस देश से अडॉप्ट किया है उपराष्ट्रपति का पद? ये देखिए, सीपी राधाकृष्णन जी हैं, ये भारत की राष्ट्रपति जी, हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी। और कौन शपथ दिलाता है उपराष्ट्रपति जी को? उपराष्ट्रपति जी को शपथ दिलाने का काम भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तो याद रखिएगा, सवाल आ जाए कि सीपी राधाकृष्णन जी को शपथ किसने दिलवाई है, तो सीपी राधाकृष्णन जी को शपथ दिलवाई है किन्होंने? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने, क्योंकि भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाने का काम करता है। तो शपथ किसने दिलाई है? शपथ दिलाई है भारत के राष्ट्रपति ने, यानी कि द्रौपदी मुर्मू जी ने शपथ दिलाई है उपराष्ट्रपति जी को। सीपी राधाकृष्णन जी को कितने वोट मिले थे? उन्हें 452 वोट मिले थे, 452 वोट मिले थे, और भारत के 15वें क्रम के उपराष्ट्रपति होंगे। विपक्ष में कौन उम्मीदवार थे उनके? वी सुदर्शन रेड्डी जी थे। मतदान प्रतिशत कितना था उनका? 98.3%। राधाकृष्णन इससे पहले महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं और 17 वर्ष की उम्र में वो आरएसएस से जुड़े हुए हैं। तमिलनाडु राज्य के तिरुप्पुर जिले से बिलोंग करते हैं और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बाद दूसरे तमिलनाडु से उपराष्ट्रपति हैं ये। तो सवाल आ जाएगा कि तमिलनाडु के दूसरे उपराष्ट्रपति, तमिलनाडु से दूसरे उपराष्ट्रपति बनने वाले कौन हैं? तो वो सीपी राधाकृष्णन जी ही हैं। तो तमिलनाडु से बनने वाले दूसरे उपराष्ट्रपति कौन है? सीपी राधाकृष्णन जी। इन्हें शपथ कौन दिलाते हैं? भारत के राष्ट्रपति, इसलिए श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने इन्हें शपथ दिलाई। क्लियर? किस आर्टिकल में है उपराष्ट्रपति का पद? आर्टिकल 63 में है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे, किस आर्टिकल में है? 64 में। अगला सवाल है आदि संस्कृत। आदि संस्कृति डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किसने किया है? एक प्लेटफॉर्म है आदि संस्कृति डिजिटल लर्निंग, इसका उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, दुर्गादास उइके जी, मनोहर लाल खट्टर जी। आप इसका आंसर अभी बता देंगे, कैसे? देखिए, आदि संस्कृति डिजिटल जो लर्निंग प्लेटफॉर्म है उसका जो शुभारंभ हुआ भारत मंडपम में हुआ। और भारत मंडपम कहाँ है? भारत मंडपम नई दिल्ली में स्थित है, आप सब जानते हैं। तो आदि संस्कृति डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म का आयोजन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली भारत मंडपम में हुआ है। यह दुनिया का, याद रखिएगा, दुनिया का है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, यह पूरी दुनिया का पहला जनजातीय संस्कृति के लिए डिजिटल विश्वविद्यालय माना जाता है। जनजातीय संस्कृति के बारे में अगर जानकारी चाहिए तो जनजातीय संस्कृतियों के लिए डिजिटल विश्वविद्यालय कौन सा है? यही है। प्लेटफॉर्म के 3 प्रमुख स्तंभ हैं, आदि विश्वविद्यालय, आदि संपदा और आदि हाट। आदि विश्वविद्यालय में 35 डिजिटल पाठ्यक्रम करवाए जाएंगे, जैसे नृत्य है, संगीत है, चित्रकला है, हस्तशिल्प है, हैंडक्राफ्ट है, लोक कथा है, ये उपलब्ध होगा। और दूसरा आदि हाट एक ई मार्केट प्लेस है जो जनजातीय शिल्पकारों को जोड़ता है। तो अगर आ जाएगा आदि हाट क्या है, तो आदि हाट किन्हें जोड़ता है? जो जनजातीय शिल्पकार हैं उनको सीधे
उपभोक्ताओं से जोड़ देता है। जैसे आपने मीशो ऐप सुना होगा, आपने फ्लिपकार्ट सुना होगा, अमेज़ॉन सुना होगा, तो अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट क्या करते हैं, उपभोक्ता को दुकानदारों से जोड़ देते हैं। उसी तरीके से ये ऐप है आदि हाट। तो ये आदि हाट ऐप क्या करता है, उपभोक्ता जिन्हें खरीदना है उन्हें जनजातीय शिल्पकारों से जोड़ देता है। तो इन शिल्पकारों द्वारा बनाई गई जो भी चीज़ें होती हैं उन्हें उपभोक्ता खुद खरीद सकते हैं। तो वही है आदि हाट। क्लियर? तो ये बताया गया। अब बात ये आती है कि शुभारंभ किसने किया दिल्ली में। तो बताइए कौन करेगा शुभारंभ भारत मंडपम में? शुभारंभ कौन करेगा भारत मंडपम में? रिकॉर्डिंग तो ऑन है ना यार, इसकी देख लो एक बार। चालू तो है, दिख तो रही है। किन्होंने किया है उद्घाटन किया है दुर्गादास उइके जी ने। किन्होंने? दुर्गादास उइके जी ने। और ये कौन है दुर्गादास उइके जी? ये बैतूल से सांसद हैं बीजेपी के, बैतूल से सांसद हैं बीजेपी के। इन्होंने आदि संस्कृति के लिए डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है। तो कौन है? दुर्गादास उइके जी। और याद रखिएगा आदि हाट क्या है, ये पूछेगा सवाल आदि हाट वाला, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कि ऐसा कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो शिल्पकारों को डायरेक्ट उपभोक्ताओं से जोड़ देता है कि उपभोक्ता जो चाहे वो सामान खरीद सकते हैं। तो वो कौन सा प्लेटफॉर्म है? आदि हाट प्लेटफॉर्म है। क्लियर? कहाँ हुआ है इसका उद्घाटन? दुनिया का पहला है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत मंडपम नई दिल्ली। किन्होंने किया है? दुर्गादास उइके जी ने किया है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे तेज ट्रेन नमो भारत किस मार्ग पर संचालित होती है? बताइए। दुनिया की सबसे तेज, भारत की सबसे तेज ट्रेन है तो इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है। भारत की सबसे तेज ट्रेन है, नाम क्या है? अरे भारत की सबसे तेज ट्रेन है कौन सी? नमो भारत। किस मार्ग पर संचालित होती है? भारत की सबसे तेज ट्रेन, पहले तो ये आएगा भारत की सबसे तेज ट्रेन कौन सी है, तो नाम क्या है? नमो भारत। अब ये किस मार्ग पर संचालित होती है ये बता दीजिए। किस मार्ग पर संचालित होती है? आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं, दिल्ली चंडीगढ़, मुंबई पुणे, दिल्ली मेरठ, दिल्ली गाजियाबाद। किस मार्ग पर संचालित होती है भारत की सबसे तेज ट्रेन? अभी आप ही बताएंगे। नमो भारत जो ट्रेन है 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। पहला कि भारत की सबसे तेज ट्रेन का नाम क्या है, तो भारत की सबसे तेज ट्रेन का नाम क्या है? नमो भारत। नमो भारत की स्पीड कितनी है? 160 किलोमीटर प्रति घंटा। जो भी चीज़ें बताई जाती हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। पहली भारत की सबसे तेज ट्रेन नमो भारत, इसकी स्पीड क्या है? 163 किलोमीटर पर आवर। दिल्ली मेरठ के और कॉरिडोर के बीच पे चलती है ये ट्रेन में ATP AC जैसी संचालित सुविधाएं हैं। परियोजना केंद्र सरकार के साथ दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान की सरकारें भी इसमें साझीदार हैं। आप इसकी इमेज देख सकते हैं। ये है नमो भारत, ये है भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन, 160 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलती। ये है नमो भारत। अब आप बता दीजिए इसका राइट आंसर कि नमो भारत किस मार्ग पर संचालित होती है। तो अभी आपने देखा कि नमो भारत किस मार्ग पर संचालित होती है, तो दिल्ली मेरठ का जो कॉरिडोर है वहाँ पे संचालित होती है। और इसकी स्पीड कितनी है? 160 किलोमीटर पर आवर। ये नमो भारत 160 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है और दिल्ली मेरठ कॉरिडोर पर संचालित होती है। क्लियर? ये है नमो भारत, याद रखिएगा। भारत ने 11 सितंबर 2025 तक कितनी गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता हासिल की है? मतलब कि भारत ने 11 सितंबर 2025 तक गैर जीवाश्म ईंधन क्या कहलाते हैं? जैसे जिसमें पेट्रोलियम वगैरह है, इन सारी पेट्रोलियम है, पेट्रोल है, इन सारी चीज़ों का उपयोग नहीं हुआ है, वो कहलाता है गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता हासिल कर ली है। तो कितने प्रतिशत बिजली का उत्पादन हम बिना जीवाश्म ईंधनों के करते हैं? तो बताइए, अभी आप ही राइट आंसर बताएंगे। देखिए, भारत ने 11 सितंबर 2025 को कितना 250 गीगावाट 250 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता हासिल कर ली है। इस क्षमता में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा शामिल हैं। अब जब जीवाश्म ईंधन का उपयोग नहीं किया जाएगा तो किन ईंधनों का उपयोग किया जाएगा? इन्हीं एनर्जी का यूज़ किया जाएगा, जैसे सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, वाटर एनर्जी है, परमाणु ऊर्जा है। क्योंकि ये सब कौन से संसाधन कहलाते हैं? नवीनीकृत संसाधन कहलाते हैं, जो हमारे पर्यावरण के लिए अच्छे होते हैं।
रिन्यू किए जा सकते हैं, दोबारा भी इन्हें जनरेट किया जा सकता है। सूर्य की रोशनी से हमने ऊर्जा बनाई, अब वो सूर्य की रोशनी तो हमें लगातार मिल रही है, हम तो ऊर्जा उससे जनरेट कर सकते हैं। तो ये कहलाते हैं अगर इनसे हम ऊर्जा बनाएंगे तो ये कहलाएगी गैर जीवाश्म आधारित ऊर्जा, मतलब उसमें जीवाश्म ईंधनों का उपयोग नहीं हुआ है। और भारत का 2030 तक 500 गीगावाट नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य है। तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है कि भारत का, जैसे ये सवाल पूछे जाते हैं ना कि भारत का 2030 तक कितने गीगावाट नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य है, कितना लक्ष्य है, तो आपको पता होना चाहिए कि 2030 तक लक्ष्य है 500 गीगावाट का। और अभी कितना हासिल कर लिया है, तो 2025 तक 250 गीगावाट गैर क्षमता आधारित बिजली उत्पादन क्षमता हासिल कर ली है। तो कितनी हासिल की है, 250 गीगावाट की। तो अभी आप इसका राइट आंसर अब लगा के आ जाएंगे कि कितनी क्षमता हासिल कर ली है भारत ने, तो 250 गीगावाट की क्षमता हासिल कर ली है। अब सवाल देख लीजिए कि भारत ने 11 सितंबर 2025 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित, जिसमें जीवाश्म ईंधनों का उपयोग नहीं हुआ है, मतलब किनका उपयोग हुआ है, सौर ऊर्जा का, पवन ऊर्जा का, इन सब का, परमाणु ऊर्जा का, इनका उपयोग हुआ है। तो इस पर आधारित ऊर्जा क्षमता हासिल कर ली है। तो बताइए कितनी हासिल की है, अभी हमने जाना 250 गीगावाट क्षमता हासिल कर ली है भारत ने। गैर जीवाश्म ईंधन का मतलब होता है कि जिसमें ऐसी ऊर्जा उत्पादन करने की टेक्निक जिसमें सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जो नवीनीकृत संसाधन है, उनका उपयोग हुआ है। तो अभी तक हम कहाँ पहुँचे हैं, 250 गीगावाट तक क्षमता हमने हासिल की है। और 2030 तक हमारा क्या टारगेट है, 2030 तक हमारा टारगेट है कि हम कितनी क्षमता हासिल कर लेंगे, 500 गीगावाट तक की, 500 गीगावाट तक की, मतलब जस्ट डबल। अभी हम 250 पे हैं, 2030 तक हम कहाँ आ जाएंगे, 500 गीगावाट तक आ जाएंगे। ये हमारा टारगेट है। तो टारगेट भी पूछता है, याद रखिएगा। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बन गई हैं, बताइए। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बन गई हैं। अभी नेपाल में जंजीज ने जो किया, आप सबने देखा, सरकार ही बदल दी पूरी। तो नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बन गई हैं, आपके सामने ऑप्शन है, बालेन शाह, सुशीला कार्की, रामचंद्र पौडेल, कुलमांगी सिंह। तो देख लेते हैं, भारत का पड़ोसी देश है भाई। सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं। तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम क्या है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम है सुशीला कार्की। काकी है, कार्की नहीं है, नाम कार्की ही है, मैंने याद रखने के लिए बोला, सुशीला कार्की, जिन्होंने 12 सितंबर 2025 को शपथ ली है। उनका चुनाव जेनजी प्रदर्शनकारी नेपाली सेना और राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल की सहमति से हुआ। तो वहाँ के राष्ट्रपति का नाम भी याद रखिएगा, रामचंद्र पौडेल। क्लियर। और वे नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश भी रह चुकी हैं। तो नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश भी कौन रही हैं, सुशीला कार्की जी। और यही अब नेपाल की प्रधानमंत्री भी होंगी, जो नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के तौर पे चुनी गई हैं। तो नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बन गई हैं, सुशीला कार्की जी बन गई हैं। जंजीज ने जो तबाही मचाई है नेपाल में, मैंने एक वीडियो भी इंस्टाग्राम पे बनाया है, इसका इंस्टाग्राम की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, जहां हम शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से आपको करंट अफेयर्स की जो भी चीज़ें यहाँ पे भारत में गठित होती हैं उनके बारे में बताते हैं। नेशनल इंटरनेशनल स्तर की सारी चीज़ें रहती हैं। स्टैटिक जीके का जो रिवीजन है वो शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से आपको इंस्टाग्राम पे अवेलेबल कराया जाता है। डेली क्विज करवाए जाते हैं करंट अफेयर्स के। तो अगर आपको वीडियो और चैनल अच्छा लगे तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, आपकी इच्छा है। और इस इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बन गई हैं, तो बन गई हैं सुशीला कार्की सुशीला कार्की जी बन गई ये। और ये क्या रही हैं, वहाँ की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश भी रह चुकी हैं, चीफ जस्टिस भी रह चुकी हैं पहली महिला सुशीला कार्की। और किन्होंने समर्थन दिया है, रामचंद्र पौडेल वहाँ के राष्ट्रपति हैं, उनके समर्थन से और जंजीज के समर्थन से। तो कौन बन गई है, सुशीला कार्की। याद रखिएगा, पूछ ले कि नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, तो सुशीला कार्की जी ही हैं नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में किस प्रस्ताव का समर्थन किया है, बताइए। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अभी भारत ने किस प्रस्ताव का समर्थन दे दिया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत ने किस प्रस्ताव को समर्थन दिया, गाजा पट्टी पर सीज फायर, न्यूयॉर्क घोषणा, एक राष्ट्र एक समाधान, मध्य पूर्व में सैन्य हस्तक्षेप प्रस्ताव। तो बताइए किसको समर्थन दिया है भारत ने, अभी आप बता देंगे मुझे, देखिएगा कितनी आसानी से आप बताएंगे। भारत ने 12 सितंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में पारित
न्यूयॉर्क घोषणा के पक्ष में समर्थन दिया है। तो किसके पक्ष में समर्थन दिया है? न्यूयॉर्क घोषणा। क्या है न्यूयॉर्क घोषणा? न्यूयॉर्क घोषणा के यह घोषणा फिलिस्तीन और इजराइल के बीच दो राष्ट्र समाधान के लिए वैश्विक प्रतिबद्धता को दर्शाती है। तो भारत ने जो समर्थन दिया वो किसको दिया? न्यूयॉर्क घोषणा को दिया। न्यूयॉर्क घोषणा किससे रिलेट करती है? तो न्यूयॉर्क घोषणा का जो रिलेशन है वो फिलिस्तीन और इजराइल से संबंधित है। किस चीज़ से संबंधित है? फिलिस्तीन और इजराइल से न्यूयॉर्क घोषणा। तो भारत ने समर्थन दिया है न्यूयॉर्क घोषणा को, और न्यूयॉर्क घोषणा फिलिस्तीन और इजराइल के बीच समाधान दर्शाती है। आप सबको पता है फिलिस्तीन और इजराइल के बीच जो संबंध है वो शुरू से ही सही नहीं रहे हैं, और इस प्रस्ताव को 142 देशों ने समर्थन दिया है, 10 देशों ने इसका विरोध किया है। भारत की नीति में एक स्वतंत्र संप्रभु फिलिस्तीन के साथ साथ सुरक्षित इजराइल के साथ शांतिपूर्ण सहअस्तित्व को मान्यता मिली है। तो भारत ने बेसिकली न्यूयॉर्क घोषणा को समर्थन दिया है। न्यूयॉर्क घोषणा किससे संबंधित है? फिलिस्तीन और इजराइल के रिलेशन से संबंधित है। तो कभी ये सवाल आ जाए कि न्यूयॉर्क घोषणा का संबंध किससे है, तो कृपा करके याद रखिएगा कि न्यूयॉर्क घोषणा का संबंध फिलिस्तीन और इजराइल से रिलेट करता है न्यूयॉर्क घोषणा, और इसी न्यूयॉर्क घोषणा को भारत ने समर्थन दिया है। मैं बार बार इसीलिए रिपीट करती हूँ कि आपके दिमाग में चीज़ें बैठ जाएं। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत ने किसको समर्थन दे दिया है? भारत ने समर्थन दे दिया है। अब आप खुद बता पाएंगे राइट आंसर। किसे समर्थन दिया है? न्यूयॉर्क घोषणा को। दो राष्ट्र समाधान, और किन दो राष्ट्रों के समाधान को? कौन से दो राष्ट्र हैं? फिलिस्तीन और इजराइल। फिलिस्तीन और इजराइल। तो कभी सवाल आ जाए कि न्यूयॉर्क घोषणा किससे संबंधित है? अमेरिका फ्रांस, ब्रिटेन फ्रांस, फिलिस्तीन इजराइल, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। तो आप लगा के आएंगे न्यूयॉर्क घोषणा का संबंध है फिलिस्तीन और इजराइल से। फिलिस्तीन और इजराइल का किससे संबंध है? न्यूयॉर्क घोषणा। न्यूयॉर्क घोषणा। तो कभी सवाल आ जाए कि न्यूयॉर्क घोषणा किससे रिलेट करती है, तो न्यूयॉर्क घोषणा रिलेट करती है दो देशों से जिसे भारत ने समर्थन दिया है। क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ सकता है आपसे। हाल ही में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? बताइए, पूरी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने? जल्दी बता दीजिए आप। पूरी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? पूरी दुनिया के सबसे अमीर। एलन मस्क, जेफ बेजोस, लॉरी एलिसन, बर्नार्ड अर्नाल्ड। बताइए, पूरी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? अभी आप बताएंगे। ऑर्केल के को फाउंडर लैरी एलिसन को दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं। कौन है ये? देखिए, किसके फाउंडर हैं? और एक केल के को फाउंडर हैं लैरी एलिसन। उन्हें दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं जिनकी संपत्ति कितनी है? 393 अरब डॉलर है। उन्होंने टेस्ला के सीईओ एलन मस्क को पीछे छोड़ दिया। पिछले साल आप सबको पता है एलन मस्क को दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति घोषित किया गया था, जो टेस्ला के सीईओ भी हैं। और ओरेकल के क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस के लिए आक्रामक रणनीति और बेहतर तिमाही नतीजों के कारण उनके शेयर्स में 41% तक वृद्धि हुई है। तो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? लैरी एलिसन। ये, और ये किसके फाउंडर हैं? और एलके। क्लियर? आपको इससे नहीं दिख रहा होगा, इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये लैरी एलिसन है और ये किसके को फाउंडर हैं? ओरेकल के। क्लियर? चलिए, तो सबसे दुनिया के अमीर व्यक्ति अब कौन बन चुके हैं? अब एलन मस्क नहीं है, अब हैं लैरी एलिसन। क्लियर? और किसके फाउंडर हैं? ये नाम याद रखिएगा, ओरेकल। तो हाल ही में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए? दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं। अब एलन मस्क नहीं हैं, अब कौन है? लैरी एलिसन। और किसके फाउंडर हैं? ओरेकल। ये याद रखिएगा। जैसे एलन मस्क किसके फाउंडर थे? टेस्ला के सीईओ थे ना, उसी तरीके से लैरी एलिसन अब दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं। तो अब मत लगा के आइएगा कि जेफ बेजोस हैं कि एलन मस्क हैं, अब दोनों ही नहीं। भारत ने मॉरिशस के लिए 2025 में कुल कितने अमेरिकी डॉलर के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है? अभी हमने पढ़ा मॉरिशस के प्रधानमंत्री भारत आए हुए थे, तो भारत ने कितने अमेरिकी डॉलर आर्थिक पैकेज की घोषणा की है? भारत कितने डॉलर्स दे रहा है मलेशिया को, मॉरिशस को, सॉरी, कितने दे रहा है? बताइए, मॉरिशस को कितने दे रहा है भारत? भारत ने मॉरिशस के लिए 680 मिलियन अमेरिकी डॉलर का आर्थिक पैकेज घोषित किया है। कितना घोषित किया है? 680 मिलियन अमेरिकी डॉलर दे रहा है भारत, किसको? मॉरिशस को। और यह पैकेज शिक्षा है, स्वास्थ्य है, पशु चिकित्सा है, इसके लिए उपयोगी है। और बंदरगाह पुनर्निर्माण, ऋण रेखा। तो बेसिकली आपके लिए जो जानना ज़रूरी है कि मॉरिशस को भारत ने कितने अमेरिकी डॉलर्स दिए हैं? 680 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स दिए हैं।
तो अब इसका राइट आंसर आप क्या लगा के आएंगे कि भारत ने मॉरिशस के लिए 2025 में कुल कितने अमेरिकी डॉलर की घोषणा की है मॉरिशस के लिए। तो आप सब ने जान लिया है कि कितने अमेरिकी डॉलर्स की घोषणा की है, 680 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स की भारत ने मलेशिया के लिए घोषणा की है। क्लियर? चलिए, 680 मिलियन अमेरिकी डॉलर। भूपेन गुप्ता को किस कंपनी का सीएमडी नियुक्त किया गया, बताइए। भूपेन गुप्ता जी हैं, उन्हें किस कंपनी का सीएमडी नियुक्त किया गया है? एनएचपीसी, टीएसडीसी, एनटीपीसी लिमिटेड? अभी आप बता देंगे इसका आंसर। देखिए, भूपेन गुप्ता जी को भारत सरकार की नियुक्ति समिति ने एनएचपीसी लिमिटेड का सीएमडी नियुक्त किया है। तो कहाँ का सीएमडी नियुक्त हुए हैं ये? एनएचपीसी के। ये हैं भूपेंद्र गुप्ता जी। और भूपेंद्र गुप्ता जी कहाँ के सीएमडी नियुक्त हुए हैं हाल ही में? एनएचपीसी के। तो याद रखिएगा, भूपेंद्र गुप्ता जी को एनएचपीसी का सीएमडी नियुक्त किया गया है। भूपेंद्र गुप्ता के नेतृत्व में एनएचपीसी जल विद्युत के साथ सौर, पवन, अन्य नवीकरण ऊर्जा क्षेत्रों में विस्तार करेगा। जो एनएचपीसी है वो क्या करेगा? कई सारे जो जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जल विद्युत ऊर्जा है, इसके साथ उन क्षेत्रों में ये विस्तार करेगा। एनएचपीसी भारत की अग्रणी जल विद्युत कंपनी है। कभी सवाल आ जाए कि एनएचपीसी क्या है, तो वो जल विद्युत कंपनी है और ये 1975 में स्थापित हुई थी और नवरत्न कंपनी है ये। तो बड़ी बात है, भारत में जितनी महारत्न नवरत्न कंपनियां हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट तो महारत्न नवरत्न होती ही, उनके सीईओ जो सीएमडी बनते हैं वो भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो जो एनएचपीसी है, एनएचपीसी वो कैसी कंपनी है? एक जल विद्युत कंपनी। सबसे बड़ी बात कि एनएचपीसी क्या है? एक जल विद्युत कंपनी है जो जल से विद्युत बनाने का काम करती है। ठीक है, अब ये जल विद्युत कंपनी तो है, इसके साथ साथ भारत की नवरत्न कंपनी भी है। और नवरत्न कंपनी है इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसके नए सीएमडी कौन नियुक्त हुए हैं। तो एनएचपीसी के नए सीएमडी बनाए गए हैं भूपेंद्र गुप्ता जी। क्लियर? चलिए, तो एनएचपीसी क्या है? जल विद्युत कंपनी है, नवरत्न कंपनी है भारत की, स्थापित कब हुई थी? 1975 में। और इसके नए सीईओ कौन बन गए हैं? एनएचपीसी के नए सीएमडी कौन बन गए हैं बताइए? भूपेंद्र गुप्ता जी। तो भूपेंद्र गुप्ता जी को किस संस्था का, किस कंपनी का नियुक्त किया गया है सीएमडी? तो अब आप सब जान चुके हैं कि किस संस्था का, बताइए? एनएचपीसी लिमिटेड, जो कैसी है? जल विद्युत कंपनी है, जल विद्युत कंपनी है। और ये एक कैसी कंपनी है? नवरत्न कंपनी। क्लियर? एनएचपीसी, इसके सीएमडी बन गए हैं, स्थापित 1975 में हुई थी ये। श्रीनिवास एनजेटी को किस संस्था के गवर्निंग बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है? बताइए। श्रीनिवास, मैंने कहा था कि करंट अफेयर्स वो है जहां नई नियुक्तियां आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। जो भी नई नियुक्तियां हुई हैं वो आपके लिए महत्वपूर्ण है, और उन नई नियुक्तियों में एक बहुत बड़ा नाम है वो किनका? श्रीनिवास एनजीटी। श्रीनिवास एनजीटी को किस संस्था के गवर्निंग बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? बीएसई, एनएसई, सेबी, आरबीआई। तो श्रीनिवास एनजीटी किस संस्था के गवर्निंग बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए हैं? तो श्रीनिवास एनजीटी को सेबी की मंजूरी के बाद, सेबी ने मंजूरी दी है, एनएसई गवर्निंग बोर्ड का चेयरपर्सन बनाया गया है इनको। तो किसका बनाया गया है? एनएसई बोर्ड का चेयरपर्सन बनाया गया है। और ये इसके पहले आईएफसी अथॉरिटी के भी चेयरमैन रहे हैं। उनका उद्देश्य एनएसई में सुशासन और पारदर्शिता लाना है। तो बेसिकली ये कहाँ किसके चेयरपर्सन बनाए गए हैं? एनएसई के चेयरपर्सन बनाए गए हैं सेबी की मंजूरी मिलने के बाद। तो किसके चेयरपर्सन श्रीनिवास एनजीटी बनाए गए हैं? एनएसई के। चलिए, क्वेश्चन क्या पूछा था कि श्रीनिवास एनजीटी को किस संस्था की गवर्निंग बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है या चेयरपर्सन चुना गया है? तो हमने बोला कहाँ का चुना गया, हमने जान लिया कि कहाँ का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है, कहाँ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, किस गवर्निंग बोर्ड का? तो एनएसई का चुना गया है श्रीनिवास एनजीटी को। क्लियर? तो एनएचपीसी के सीएमडी कौन बनाए गए थे? गुप्ता जी, भूपेंद्र गुप्ता जी। और यहाँ श्रीनिवास एनजीटी को क्या बना दिया गया है? एनएसई का जो गवर्निंग बोर्ड है उसका अध्यक्ष। ये नई नियुक्तियां आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। डॉक्टर गीता वाणी रायसम को किस संस्थान का निदेशक नियुक्त किया गया? देखिए, फिर एक नियुक्ति, ये भी इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर गीता वाणी रायसम, नाम क्या है इनका? डॉक्टर गीता वाणी रायसम। डॉक्टर गीता वाणी रायसम, सेम कलर से नहीं, डॉक्टर गीता वाणी रायसम। ये
इन्हें किस संस्था का निदेशक नियुक्त किया गया है, हेड नियुक्त किया गया है डॉक्टर गीता वाणी रायसम जी को? CSIR का, इसरो का, DRDO का, IIT दिल्ली का? तो अब मैं क्यों बताऊं, आप ही बता दीजिए, पता तो आपको भी है। कैसे, ये देखिए, डॉक्टर गीता वाणी रायसम ने 9 सितंबर 2025 को CSIR राष्ट्रीय विज्ञान संचार नीति अनुसंधान संस्थान के निदेशक का पद संभाला है। तो डॉक्टर गीता वाणी रायसम जी हैं, आप फोटो में देख पा रहे हैं। इन्होंने किसका पद संभाला है? CSIR राष्ट्रीय विज्ञान संचार नीति अनुसंधान के निदेशक का पद संभाला है। उनका फोकस लचीली विज्ञान पद्धतियों को बढ़ावा देना है, AI और सिटीजन साइंस के उपयोग पर भी जोर देना है। तो गीता वाणी रायसम किसकी हेड बनाई गई है? CSIR की, CSIR के संचार एवं नीति अनुसंधान संस्था की निदेशक बनाई गई है। ये है गीता रायसम जी, गीता वाणी रायसम। तो अब आप इसका राइट आंसर करेक्ट कर पाएंगे क्या कि डॉक्टर गीता वाणी रायसम को किस संस्था का निदेशक चुना गया है? डॉक्टर गीता वाणी रायसम को किस संस्था का निदेशक चुना गया? CSIR, NISCPR, इसरो, DRDO, IIT दिल्ली। तो आप सब जान चुके हैं कि डॉक्टर गीता वाणी रायसम कहाँ की निदेशक बन चुकी हैं? CSIR की। ये नई नियुक्तियां याद रखिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है और CSIR तो और इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो गीता जी भी इम्पॉर्टेंट। आलिया भट्ट को किस ब्रांड का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? बताइए, नए ब्रांड एम्बेसडर जब बनते हैं तो सवाल पूछा जाता है ना। तो आलिया भट्ट किसकी ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है? ज़ारा, लेविस, H&M, प्यूमा? अभी आप जान जाएंगे। आलिया भट्ट को लेविस का नया ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आलिया भट्ट का प्रभाव फैशन और फिल्म से परे जाकर युवा पीढ़ी को जोड़ता है। यह कदम लेविस को क्लासिक डेनिम से ट्रेड फॉरवर्ड सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ब्रांड बनाने की दिशा में है। तो आलिया भट्ट किसकी ब्रांड एम्बेसडर बन गई है? लेविस। क्लियर? तो आलिया भट्ट को किस ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर, तो लेविस का। ये तो आलिया भट्ट किसकी ब्रांड एम्बेसडर बन गई है? लेविस की। बहुत ज़्यादा ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में कि सचिन तेंदुलकर किसके बनाए गए, विराट कोहली किसके हैं। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जब भी कोई नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त होता है। तो आलिया भट्ट लेविस की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त की जा चुकी है। ICC ने महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? देखिए, वर्ल्ड कप शुरू होने वाले हैं। ICC महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप। अब ICC ने महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के लिए एक अभियान शुरू किया है। उस अभियान का क्या नाम है? प्ले टू विन, विल टू विन, राइज एंड शाइन, फाइट टू विन। बताइए, महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप होने वाला है, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में होता है। तो देखिए, ICC ने महिला वर्ल्ड कप 2025 के लिए एक अभियान चालू किया है, विल टू विन। और आप सबको पता है कि महिलाओं में जीतने की कितनी चाहत होती है, किसी भी चीज़ को बड़े शिद्दत से करती हैं, किसी भी चीज़ को बड़ा फोकस्ड होकर करती हैं। तो विल टू विन, उनमें विल होती है जीतने की। तो महिला वर्ल्ड कप 2025 के लिए किस अभियान को लॉन्च किया है? विल टू विन। और महिला वर्ल्ड कप 2025 मैच का जो उद्घाटन मैच है वो भारत श्रीलंका के बीच गुवाहाटी में होगा। गुवाहाटी कहाँ? असम। तो असम में होने वाला है। भारत और श्रीलंका के बीच पहला मैच होगा। ये 13वां महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा जो भारत में 2013 के बाद पुनः आयोजित हो रहा है। तो महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप से रिलेटेड कुछ फैक्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे 2025 में महिला वर्ल्ड कप कहाँ होने वाला है? गुवाहाटी, असम में। पहला मैच किसके किसके बीच होगा? भारत श्रीलंका के बीच होगा। दूसरी चीज़, किस नंबर का वर्ल्ड कप है? ये 13 नंबर का वर्ल्ड कप है जो भारत में 2013 के बाद पुनः हो रहा है। तो पहले एक बार कब हुआ है? भारत में 2013 में हुआ था, अब पुनः हो रहा है। क्लियर? और इसकी थीम क्या है? विल टू विन, जीतने की इच्छा। तो कौन सा अभियान चलाया है महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए? कौन सा अभियान शुरू किया है ICC ने? तो आप सबको अब पता चल गया कि कौन सा अभियान शुरू किया है। कौन सा अभियान शुरू किया है? विल टू विन, जीतने की इच्छा। विल टू विन ICC ने महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए शुरू किया है। कहाँ होगा पहला मैच? गुवाहाटी में होगा। किसके किसके बीच होगा? भारत वर्सेस श्रीलंका, महिला वर्ल्ड कप। देखिएगा ज़रूर, अच्छा खेल रही हैं हमारी लड़कियाँ भारत की। क्लियर? तो भारत वर्सेस श्रीलंका। भारत ने CAAFA नेशंस कप 2025 के तीसरे स्थान के मैच में किस टीम को पेनल्टी शूट आउट में हराकर कांस्य पदक जीता है? देखिए, भारत में CAAF नेशंस कप हुआ। कोई भी स्पोर्ट इवेंट होता है भारत में तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो भारत में कौन सा इवेंट हुआ है? CAAFA नेशंस कप। किस मैच की टीम को पेनल्टी शूट आउट में हरा के भारत ने कांस्य पदक जीता है?
तजाकिस्तान, ओमान, नेपाल, भारत ने कांस्य पदक जीता ही नहीं। ये भी ऑप्शन है, चलिए देख लेते हैं। भारत ने सीएफ नेशंस कप 2025 के तीसरे मैच में ओमान को पेनल्टी शूट में हरा के ये पदक जीता है। तो किसे हराया है भारत ने? ओमान को हराया है। याद रखिएगा, ओमान को हराया है। कौन सा नेशन कप हुआ है? CAAFA नेशंस कप। ये भारत में ओमान पर पहली अंतर्राष्ट्रीय जीत है। पहले ये मैच 1-1 से बराबर में रहा, जिसमें उदंता सिंह ने भारत के लिए गोल किया। गुरप्रीत सिंह संधू ने पेनल्टी शूटआउट में निर्णायक पेनल्टी बचाई। CAF नेशंस कप में ये भारत का पहला पदक है। तो अगर ये इवेंट हुआ है CAAF नेशंस कप और उसमें भारत ने पहली बार ये पदक जीता है, तो ये सवाल पूछे जाने की संभावना बढ़ जाती है। तो CAAFA ये नेशंस कप है। इसमें जीत किसने, कांस्य पदक किसने जीता है? भारत ने जीता है। दूसरा, किसे हराया है? ओमान को हराया है। तीसरा, CAAFA नेशंस कप क्या है? यह भारतीय फुटबॉल के लिए बड़ा मनोबल बढ़ाने वाला क्षण है। CAAFA नेशन कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। भारत ने जीत लिया है, ओमान को हरा दिया है और किसमें? फाइनल पेनल्टी शूट आउट में भारत ने हराया है। तो कभी सवाल आ जाए कि CAAFA नेशंस कप किस खेल से संबंधित है? वॉलीबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट और कोई खेल, तो क्या आप लगा के आएंगे? फुटबॉल से संबंधित है CAAFA नेशंस कप, जिसमें भारत ने किसको हरा दिया है? ओमान को हराया है पेनल्टी शूट आउट में। तो अब इसका आंसर कौन बताएगा कि भारत ने CAAFA नेशंस कप का संबंध फुटबॉल से है। 2025 के तीसरे स्थान के मैच में किस टीम को शूट आउट में हराया है? तो किस टीम को हराया है शूट आउट में? तो अब आप सब जानते हैं कि किस टीम को हराया है भारत ने? ओमान को हराया है। और CAAFA किससे संबंधित है? ये फुटबॉल से संबंधित। CAAFA नेशंस कप, और भारत ने ये कप पहली बार जीता है, पहला कांस्य पदक जीता है। तो इसलिए भी इस साल इससे पूछे जाने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि CAAFA नेशंस कप में ये भारत का पहला पदक है। CAAFA नेशंस कप में ये क्या है? ये भारत का पहला पदक है, याद रखिएगा। क्लियर? चलिए, अभिमन्यु मिश्रा ने किस वर्ल्ड चैंपियन को हराकर सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बनने का रिकॉर्ड प्राप्त किया? अभिमन्यु मिश्रा ने भारत के किस वर्ल्ड चैंपियन को हराया है? बताइए, वर्ल्ड चैंपियन को हराना बड़ी बात होती है। तो अभिमन्यु मिश्रा ने क्या किया है? अभिमन्यु मिश्रा ने एक वर्ल्ड चैंपियन को हराया है और सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। अब वो कौन है वर्ल्ड चैंपियन जिसे हराया है अभिमन्यु ने? गैरी कास्पारोव, डी गुकेश, गाटा काम्स्की, गेरगेई कार्याकिन। तो अभी आप बता देंगे इसका राइट आंसर कि अभिमन्यु ने किसे हराया है। ये है अभिमन्यु मिश्रा। उम्र से ही लग रहे हैं कि कितने बड़े हैं ये। अभिमन्यु मिश्रा 16 वर्ष की उम्र में, अभिमन्यु मिश्रा ने 16 वर्ष की उम्र में किन्हें हरा दिया है? अभिमन्यु मिश्रा ने 16 वर्ष की उम्र में जो हमारे वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं डी गुकेश, उनको हराने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। आप सबको पता है चैंपियन रह चुके हैं डी गुकेश, वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं डी गुकेश, और डी गुकेश को हरा दिया है किसने? अभिमन्यु मिश्रा ने। उन्होंने गाटा काम्स्की का 33 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा, जो 13 वर्ष की उम्र में गैरी कास्पारोव को हराने का था। तो रिकॉर्ड किसके नाम पे था? 17 साल के एक नाम क्या था? गाटा काम्स्की। लेकिन अभिमन्यु मिश्रा ने उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है क्योंकि ये 16 साल के हैं। अभिमन्यु ने 12 वर्ष 4 माह 25 दिन की उम्र में ग्रैंड मास्टर का खिताब भी हासिल किया था। तो किसे हरा दिया है? अभिमन्यु मिश्रा ने मौजूदा जो वर्ल्ड चैंपियन है डी गुकेश को। इन्हें आप देख पा रहे होंगे। तो बताइए, डी गुकेश को हरा दिया इन्होंने, वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं डी गुकेश। तो मैंने कहा था अभिमन्यु मिश्रा ने किस वर्ल्ड चैंपियन को हराया है, तो किसे हरा दिया है इन्होंने? डी गुकेश को हरा दिया है। और डी गुकेश कहाँ के रहने वाले हैं? भारत से ही बिलोंग करते हैं, बहुत ज़्यादा चर्चा में भी रहे थे। और डी गुकेश को कौन सा अवार्ड मिला है इंडियन गवर्नमेंट द्वारा? बताइए जल्दी। भारत ने पुरुष कंपाउंड तीरंदाजी वर्ल्ड कप तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप 2025 में किस टीम को हराकर स्वर्ण पदक जीता है? बताइए। स्पोर्ट्स इवेंट है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाना लाजमी है। भारत ने पुरुष कंपाउंड तीरंदाजी वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 में किस टीम को हराकर स्वर्ण पदक जीता? बताइए। तीरंदाजी वर्ल्ड चैंपियनशिप में किसे हराया है? साउथ कोरिया को, फ्रांस को, नीदरलैंड को, ऑस्ट्रेलिया को। तो तीरंदाजी वर्ल्ड चैंपियनशिप में किसे हराया है भारत ने? विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप ने भारत में पहली बार स्वर्ण जीता है। अब याद रखिएगा, पहली बार स्वर्ण जीता है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत ने 7 सितंबर 2025 को क्या जीत लिया है? पहली बार स्वर्ण पदक जीता है, पहली बार स्वर्ण पदक।
तो ये इंपॉर्टेंट होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। जैसे CFFA नेशंस कप जो फुटबॉल से संबंधित था, उसमें भारत ने पहली बार कांस्य जीता, वो इम्पॉर्टेंट है। तीरंदाजी वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत ने पहली बार स्वर्ण पदक जीता, ये इम्पॉर्टेंट है। ऋषभ यादव, इन सब ने मिलके टीम ने किसको हराया? फ्रांस को हराया है। किस टीम को हराया है? इन्होंने फ्रांस को हराया है। और भारत की मिक्स्ड टीम ऋषभ यादव, ज्योति सुरेखा वेन्नम ने रजत पदक इसमें हासिल किया है। तो तीरंदाजी जो वर्ल्ड चैंपियनशिप है उसमें भारत ने किस टीम को हराया है? तो अब आप सब जानते हैं, अभी आपने देखा किसे हराया है? फ्रांस को हराया है। क्लियर? तीरंदाजी वर्ल्ड चैंपियनशिप, और जीता क्या है? भारत ने पहली बार स्वर्ण पदक जीता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है ये, और फ्रांस को हराया है। चलिए, आर्यना सबालेंका ने 2025 USA ओपन महिला एकल फाइनल में किस खिलाड़ी को हराकर लगातार दूसरा खिताब जीता है? नाम क्या है इनका? आर्यना सबालेंका। इन्होंने 2025 में US, देखिए विंबलडन ओपन है, USA ओपन है, फ्रेंच ओपन है, ये सभी इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने किस में हराया है? USA ओपन में हराया है। महिला एकल फाइनल में किस खिलाड़ी को हरा के खिताब जीता है? तो पहले तो इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि USA ओपन जीता किसने है? तो USA ओपन जीता है आर्यना सबालेंका ने। सवाल ऐसे भी पूछेगा कि USA ओपन जीता किसने? तो USA ओपन जीता किसने है? आर्यना सबालेंका, ये नाम याद रखिएगा। USA ओपन, विंबलडन ओपन, फ्रेंच ओपन, ये सब इंपॉर्टेंट खेल है, इनसे रिलेटेड पूछा जाता है सवाल। तो USA ओपन में महिलाओं में एकल फाइनल में जीत किसने हासिल की है? आर्यना सबालेंका ने जीत हासिल की है। हराया किसको है ये अभी आप देख लेंगे। ये है आर्यना सबालेंका। इन्होंने 2025 में लगातार दूसरा US ओपन महिला खिताब जीता है। देखिए सवाल पूछा जाता है ना आपके एग्जाम में, US ओपन, विंबलडन ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो अभी ये करंट का सवाल है, किसने जीत लिया है? आर्यना सबालेंका ने। तो इनका नाम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इनका चेहरा देख लीजिए, काफ़ी खूबसूरत है, आर्यना सबालेंका। आर्यना सबालेंका ने 2025 में लगातार दूसरा US ओपन खिताब जीत लिया है। लगातार जीता है इसलिए और इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि लगातार 2 बार जीत चुकी हैं। उन्होंने फाइनल में हराया है अमांडा अनीसीमोवा को, और यह उनकी करियर की चौथी ग्रैंड स्लैम जीत है। इसके पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन भी वो 2 बार जीत चुकी हैं। तो ये जितने ग्रैंड स्लैम्स हैं, ऑस्ट्रेलिया ओपन, विंबलडन, फ्रेंच, USA ओपन, इनमें जो पुरुष एकल में जो जीतते हैं खिताब, महिला एकल में जो खिताब, मिश्रित में जो खिताब, वो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो अभी हाल ही में जीता है इन्होंने, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने जीता है? आर्यना सबालेंका ने। हराया किसको है? अमांडा अनीसीमोवा को। और ये चौथी बार ग्रैंड स्लैम अवार्ड्स जीत रही हैं, और 2 बार USA ओपन जीता है, 2 बार ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता है। सबालेंका सेरेना विलियम्स के बाद पहली महिला बनी है जिन्होंने USA ओपन खिताब में सफलतापूर्वक बचाव कर लिया है। तो याद रखिएगा, 2 बार ऑस्ट्रेलिया ओपन जीत चुकी हैं आर्यना सबालेंका, और 2 बार ऑस्ट्रेलिया ओपन। और इन्होंने किसको हरा दिया है? तो अब आप सबको उनका नाम पता है, क्या नाम है? अमांडा अनीसीमोवा को हरा दिया है। क्लियर? और जीता किसने है? आर्यना सबालेंका ने USA ओपन। अभी हाल ही में जीती हैं, तो सवाल बनने के चांसेस हैं। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पूर्व प्रधानमंत्री हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हैं, आप सबको पता है वो इस दुनिया में नहीं है। उन्हें किस पुरस्कार से मरणोपरांत पुरस्कृत किया जा रहा है? भारत रत्न, PV नरसिम्हा राव स्मृति, पद्म भूषण या जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार, जो अर्थशास्त्र के लिए दिया जाता है। आप सबको पता है जब LPG मॉडल आया था तो उस समय भारत के वित्त मंत्री कौन थे? LPG मॉडल जब आया तो उस समय भारत के वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ही थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार दिया जा रहा है? नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार, अर्थशास्त्र से सम्मानित किया जा रहा है इनको। यह पुरस्कार 1991 के आर्थिक सुधारों के आधार पर दिया जा रहा है। आप सबको मैंने अभी बताया ही कि जब भारत में LPG मॉडल आया था उस समय भारत के जो PM थे वो कौन थे? PV नरसिम्हा राव जी। और वित्त मंत्री कौन थे? वित्त मंत्री थे हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। और इसी आधार पे मरणोपरांत इन्हें आर्थिक सुधारों के लिए भारत के लिए क्या दिया जा रहा है? PV नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार दिया जा रहा है। क्लियर? यह पुरस्कार हैदराबाद स्थित PV नरसिम्हा राव स्मृति फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जा रहा है। और जब LPG रिफॉर्म आया था उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे वो PV नरसिम्हा राव जी थे, और जो वित्त मंत्री थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। इसी आधार पे जो PV नरसिम्हा राव स्मृति फाउंडेशन है वो क्या दे रहा है इनको? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को एक पुरस्कार दे रहा है। उस पुरस्कार का नाम क्या है? PV नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार।
पीवी नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार पीवी नरसिम्हा राव स्मृति फाउंडेशन द्वारा दिया जा रहा है अर्थशास्त्र के लिए, बेसिकली एलपीजी रिफॉर्म्स के लिए, एलपीजी सुधारों के लिए। एलपीजी रिफॉर्म क्या है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण, ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण की नीति। और जब ये भारत में आई थी उस समय भारत के वित्त मंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। क्लियर? चलिए, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला शहर कौन सा था? अभी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 आया हुआ है, इसका डेटा आया है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण का, उसमें शीर्ष प्रदर्शन करने वाला शहर कौन सा? जबलपुर, इंदौर, आगरा, अमरावती। अभी आप सब बता पाएंगे कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला शहर कौन सा बन गया है? इंदौर। इंदौर ने 200 के साथ 200 स्कोर के साथ शीर्ष स्थान प्रदान किया है और 1.5 करोड़ पुरस्कार जीता है। आप सबको पता है स्वच्छ जब सबसे ज़्यादा कौन है? इंदौर है, तो स्वच्छ वायु भी कहाँ होगी? इंदौर की ही होगी। इंदौर और उदयपुर को रामसर अभियान के तहत वेटलैंड सिटी की भी मान्यता मिली है। तो सवाल आ जाए कि कौन से ऐसे 2 शहर हैं जिन्हें वेटलैंड सिटी की मान्यता मिली है, तो वो 2 शहर कौन से हैं? इंदौर है और दूसरा है उदयपुर। तो ये दोनों नाम याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि इंदौर और उदयपुर को किसकी मान्यता मिल गई है? रामसर अभिसमय के तहत वेटलैंड सिटी। तो वेटलैंड सिटी 2 कौन सी हैं? इंदौर और उदयपुर। अब भारत में टोटल कितने रामसर साइट हो चुके हैं? 91 रामसर साइट हो चुके हैं, जो पूरे एशिया में सबसे अधिक हैं और पूरे विश्व में तीसरे नंबर पर है। तो सवाल आ जाए कि पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा रामसर साइट कहाँ है? तो इंडिया में। कितने? 91। और पूरे विश्व में कहाँ है? तो पूरे विश्व में हम तीसरे स्थान पर हैं, इंडिया। तो भारत में टोटल रामसर स्थल कितने हो गए हैं? 91, जो एशिया में सबसे ज़्यादा हैं और पूरे विश्व में तीसरे नंबर पर। और सबसे शुद्ध वायु इंदौर की है, इसी के तहत इंदौर और उदयपुर को वेटलैंड सिटी घोषित किया गया है। तो कभी सवाल आ जाए कि वेटलैंड सिटी किन्हें घोषित किया गया है, तो 2 शहरों को घोषित किया गया है, इंदौर और उदयपुर को। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में टॉप कौन है? इंदौर है। भारत में कितने रामसर साइट हैं? 91। एशिया में सबसे ज़्यादा रामसर साइट कहाँ है? इंडिया में है। पूरे विश्व में भारत रामसर साइट के मामले में कौन सी रैंकिंग पे है? तो 3rd रैंकिंग पे है। तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला शहर कौन सा है? इंदौर। इसे कितने मार्क्स मिले हैं? 200 आउट ऑफ 200। क्लियर? चलिए, ये है करंट अफेयर्स, ऐसे पढ़ना है करंट अफेयर्स। भारतीय रिजर्व बैंक कब भूपेन हजारिका के लिए 100 रुपीज़ का स्मारक सिक्का जारी करेगा? 100 रुपये का सिक्का जारी होने वाला है, किसकी स्मृति में? पूछ ले कि 100 रुपये का जो सिक्का जारी होने वाला है वो किसकी स्मृति में जारी होने वाला है, तो नाम याद रखिएगा, भूपेन हजारिका जी के लिए जारी होने वाला है। कौन सा सिक्का? 100 रुपये का सिक्का। 100 रुपये का सिक्का जारी होगा किनकी याद में? भूपेन हजारिका जी की। कभी सवाल आ जाए कि 100 रुपये का सिक्का किनके लिए जारी किया गया था, तो भूपेन हजारिका के स्मारक के तौर पे। कब? डेट आप ही बताइए। देखिए, ये है भूपेन हजारिका जी। तो आरबीआई ने 13 सितंबर 2025 को भूपेन हजारिका जी की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य पर 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी करेगा। कौन जारी कर रहा है? आरबीआई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुवाहाटी, असम में इसका उद्घाटन करेंगे। तो कौन उद्घाटन करेगा इस सिक्के का? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। नरेंद्र मोदी जी द्वारा होगा। कहाँ होगा? गुवाहाटी में। भूपेन हजारिका जी की कौन सी जयंती है? 100वीं जयंती है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। असम प्रकाशन बोर्ड भूपेन हजारिका जी की जीवनी का विमोचन भी करेंगे, जिसका अनुवाद कई भाषाओं में होगा। गुवाहाटी में श्रीमद शंकरदेव कला क्षेत्र भूपेन हजारिका जी के नाम पे संग्रहालय भी बनाया जाएगा। तो ये है भूपेन हजारिका जी। इन्हें कोई और अवार्ड मिला है क्या इंडियन गवर्नमेंट द्वारा? बताइए आप मुझे। मेरा आपसे सवाल है कि भूपेन हजारिका जी को भारत सरकार द्वारा कौन सा अवार्ड दिया गया है? भारत सरकार द्वारा कौन सा अवार्ड भूपेन हजारिका जी को दिया गया है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे कि भारत सरकार ने भूपेन हजारिका जी को कौन सा अवार्ड दिया है। दिया है, नहीं दिया है, जो भी हो सब बताइएगा कि भूपेन हजारिका जी को कौन सा अवार्ड दिया है। तो कब मिल रहा है उनको? 13 सितंबर 2025 को मिल रहा है। तो ये अवार्ड कब जारी किया जाएगा? 100 का सिक्का तो 13 सितंबर 2025 को जारी किया जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 13 सितंबर 2025 को भूपेन हजारिका के नाम पे 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया जाएगा गुवाहाटी, असम में, आरबीआई द्वारा। किसके द्वारा जारी किया जाएगा? आरबीआई द्वारा। 100 रुपये का स्मारक सिक्का। तो पूछ ले कि 100 रुपये का स्मारक सिक्का किसकी याद में? भूपेन हजारिका जी की याद में। या पूछ ले भूपेन हजारिका जी की याद में कितने रुपए का सिक्का? 10 का, 20 का, 100 का, 500 का, तो 100 रुपये का। क्लियर? भूपेन हजारिका जी की 100वीं जयंती है इसलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये आपके लगभग 27 to 28 क्वेश्चंस थे करंट अफेयर से रिलेटेड। मैंने क्या वादा किया था आपसे, हर हफ्ते करंट अफेयर्स आएगा। जिन्होंने इसके पहले 1 से 7 सितंबर तक की करंट अफेयर्स की वीडियो नहीं देखी है वो जाके देख लीजिएगा। आज 7 से लेके 13 सितंबर तक का करंट अफेयर्स था। जो नई नियुक्तियां हुई हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, जो नई चीज़ें हुई हैं वो हमने सब कुछ कवर कराने की कोशिश की है। अब इसी तरह हम 1 महीने का करंट अफेयर्स आपका टोटल 4 वीडियो में कवर करा देंगे। इससे आपकी एक प्ले लिस्ट बन जाएगी। जो भी एग्जाम आपके आने वाले होंगे ये करंट अफेयर्स की लिस्ट देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट, उसमें आपको पूरा करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा। हमारा यही प्रयास है, जो आप बोलते जाते हैं हम उसके वीडियो ला देते हैं। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सभी से रिलेटेड जो वीडियो हैं आपके प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में डले हुए हैं। इसको मत देखिएगा कि उस पर जो कवर लगा हुआ है वो किस एग्ज़ाम का लगा हुआ है। मैं आप सबसे एक बात आज ये कहना चाहती हूँ कि जो जीएस है वो चाहे रेलवे का एग्ज़ाम हो, बैंकिंग का एग्ज़ाम हो, स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम हो, इवन वो यूपीएससी ही क्यों ना हो, जीएस हर एग्ज़ाम के लिए सेम है। आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस वही पढ़नी है, अलग अलग जीएस नहीं है। तो कवर पे मत जाइएगा कि जो कवर दिया हुआ है प्लेलिस्ट में वो किस स्पेसिफिक एग्जाम का दिया हुआ है। आपको जाना है वो एक वीडियो, कोई ना कोई एक वीडियो आप उसे देखेंगे तो आपको उस वीडियो का लेवल समझ में आएगा। उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस, आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाई गई है। उस एमसीक्यू प्रैक्टिस में आपको थ्योरी भी कवर कराई गई है। आप कोई भी एक पेपर, कोई भी एक वीडियो, मैराथन क्लासेस डली हुई हैं, एक वीडियो उठा के देखिएगा, आपको खुद समझ में आएगा कि ये आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए वो वीडियोस देख सकते हैं। आपको ये नहीं देखना है कि ये एमपी के एग्ज़ाम का पोस्टर लगा हुआ है इसमें, कि यूपी के एग्ज़ाम का पोस्टर लगा हुआ है। जीएस हर एग्ज़ाम के लिए सेम है। आपके रेलवे, एसएससी वालों से मेरा अनुरोध है कि उन मैराथन क्लासेस को ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। उसमें ये इस पर मत फोकस करिएगा कि वो जो पोस्टर लगा हुआ है वो किसी स्पेसिफिक एग्ज़ाम का लगा हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं है। आप जाइए उस वीडियो को देखिए, उसमें आपकी जीएस के मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो कवर हो जाएंगे। करंट अफेयर्स हम कवर करा ही रहे हैं। इंस्टाग्राम की लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा इस पीडीएफ के लिए। आप अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए करंट अफेयर्स की तो आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दिया जाएगा टेलीग्राम में। इंस्टाग्राम चैनल की लिंक है, अगर अच्छा लगे चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें हम करंट अफेयर्स करवाते हैं, आपको स्टैटिक जीके का रिवीजन करवाते हैं। दूसरी चीज़, आपको वीडियो का नोटिफिकेशन तभी मिलेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन दबा लेंगे, तभी वीडियो का नोटिफिकेशन आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले ही वीडियो में। ऐसे ही पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।